हेलो फ्रेंड्स, आप डॉक्टर मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। आज रिसर्च एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज करेंगे। जून सेशन नेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार इसका बता देता हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चन करेंगे। मैच लिस्ट को मैच करना है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी के साथ। उसके बाद असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से सीधा सीधा क्वेश्चन जो अलग अलग सेशन में किस तरह से घुमा फिरा के पूछा गया है, इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे हम। क्रॉस सेक्शनल से, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च से, पीयर रिव्यू से, मतलब कहने का मतलब यहाँ स्केलिंग से क्वेश्चन होगा। हर टॉपिक को कवर किया हुआ है। हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे, क्रेडिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, और बेसिकली हम सैम्पलिंग से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो काफी सारे क्वेश्चंस रहेंगे इस सेशन में। फिर हम प्लेगरिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत शानदार सेशन है, बढ़िया से सारी चीजों को समझना है। और आपकी स्क्रीन पे ये पहला जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ ये सोल्व क्वेश्चन है, मैंने मैच करके लिख दिया है सामने। जैसे रिलायबिलिटी के सामने ये वैसे 1 2 3 4 में नहीं लिखा, रिलायबिलिटी को मैच क्या किया है 3 के साथ। ये 3 देखना क्या है, ये डेफिनेशंस याद रखना। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी और नॉर्म से क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है। रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता को किसके साथ मैच करोगे, जहां कहां पे सबसे कम एरर हो। मिनिमाइजेशन ऑफ वेरिएबल एरर, यानी कि ये 1 2 3 4 ऐसा लिखा था, मैंने मैच करके लिख दिया है। ए के सामने आएगा 3, यानी ये किसका मिनिमाइजेशन करेगा, वेरिएबल ऑफ एरर, यानी कि त्रुटि का न्यूनीकरण, यानी परिवर्तनशील त्रुटि नहीं होगी। आपको पता है विश्वसनीयता, रिलायबल क्या होता है कि सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, सेम रिजल्ट आ रहे हैं बार बार। जो हम वेट वाला एग्जांपल ले रहे हैं, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में फर्क है। विश्वसनीयता मतलब वही चीज आ रही है बार बार, यानी कि मिनिमाइजेशन ऑफ वेरिएबल एरर। ए के साथ 3 मैच हो गया, ठीक है। और उसके बाद है वैलिडिटी। वैलिडिटी किसको हम वैधता की बात कब करते हैं, मिनिमाइज ऑफ कांस्टेंट एरर, यानी कि कोई भी स्थिर त्रुटि नहीं है ना। कांस्टेंट एरर किसी भी तरह का नहीं है, वैलिड है चीज। इस बात को समझना, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना। तो बी के साथ हमने लिखा है 2, ए के साथ 3, बी के साथ 2, तो हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट, है ना। ये मैच करके ही लिखा हुआ है क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिविटी में क्या होगा, जहां पे वस्तुनिष्ठता होगी और यानी कि सब्जेक्टिविटी नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो मिनिमाइजेशन ऑफ पर्सनल एरर, पर्सनल क्या होता है, सब्जेक्टिविटी, तो पर्सनल एरर का मिनिमाइजेशन नहीं होगा, सॉरी पर्सनल एरर है वो मिनिमाइज होगी। इसका मतलब वो क्या है, ऑब्जेक्टिविटी है, वस्तुनिष्ठता है। ये सारे चीजें आपको आराम से समझनी है। नॉर्म्स का मतलब होता है मिनिमाइजेशन ऑफ इंटरप्रेटिव एरर, यानी कि व्याख्यात्मक जो त्रुटि है उसका न्यूनीकरण है। किसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो रही है व्याख्या, किसी भी तरह का त्रुटि नहीं है। तो याद रखना रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, इसको नोट कर लो। ये क्वेश्चन पक्का रिपीट होने वाला है मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो टर्म्स है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और ऑब्जेक्टिविटी, ये बहुत अच्छी टर्म्स है रिसर्च एप्टीट्यूड में, ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका हमारा लिए क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको ये की नोट जो लिखने हैं मैं आपको बता दूं। रिलायबिलिटी के सामने क्या लिखना है, यानी कि क्लियर आउट फ्लैक्चुएटिंग वेरिएबल एरर टू कीप रिजल्ट स्टेबल, यानी कि विश्वसनीयता परिणामों को स्थिर रखने के लिए उतार चढ़ाव वाले परिवर्तनीय जो त्रुटियां हैं उनको दूर करती है। यानी कि यहाँ पे वेरिएबल जो है वो एरर नहीं होता है, फ्लक्चुएटिंग नहीं होती है, वही वो रिजल्ट आते हैं। समझ में आया। उसके बाद वैलिडिटी यानी कि वैधता, क्लियर आउट सिस्टमेटिक कांस्टेंट एरर, यहाँ पे किसी भी तरह का कांस्टेंट एरर नहीं होता, चीजें वैध होती है। ऑब्जेक्टिविटी में पर्सनल एरर नहीं होगा, मिनिमाइज होगा, सब्जेक्टिविटी नहीं होती, सीधा सीधा पता है। और नॉर्म्स में है बेसिकली क्लियर आउट कंसेप्चुअल इंटरप्रेटिव एरर, यानी कि बेसिकली स्टैंडर्डाइज से काम होगा। तो ये सारी चीजें आपको कीवर्ड के तौर पे लिख लेनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको दिख रही है, बढ़िया से लिख लेना, ठीक है। और ये अपना बैच चल रहा है, इसी सेशन के लिए क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। नेक्स्ट सेशन के लिए भी हम बात करेंगे अपनी वेबसाइट और ऐप पे। सारा पेपर 1, पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस और एजुकेशन पढ़ते हैं, और बोथ मीडियम में हम बढ़िया से पढ़ाई करते हैं, थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज के बारे में। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। असर्शन कह रहा है, ये सैंपलिंग से क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज एप्रोप्रिएट फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च। बढ़िया क्वेश्चन पूछना, क्या कह रहा है, संभाव्यता प्रतिचयन मात्रात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त है। हम जब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, आप याद करो प्रायिकता और गैर प्रायिकता सैंपलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या बात होती है
यहाँ बात होती है कि एवरी सैंपल हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पे हर एक जो सैंपल है, एवरी सैंपल क्या रखता है, इक्वल चांस, हर एक सैंपल इक्वल चांस रखता है। क्योंकि यहाँ पे ये होता है ना कि कोई भी सैंपल चूज हो सकता है, एवरी सैंपल हैव द इक्वल चांस प्रोबेबिलिटी में, यानी कि प्रायिकता। जैसे हमने सिक्का उछाला तो हेड या टेल आने की बराबर संभावना है, तो उसी तरह सैंपलिंग में जो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता होती है, इसका मतलब हर एक सैंपल का इक्वल चांस है सिलेक्शन होने का। और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, यहाँ पे हर एक जो सैंपल है वो इक्वल चांस नहीं रखता है, एवरी सैंपल डोंट हैव द इक्वल चांस। जैसे मैं आपकी क्लास में आऊं, मैं कहूं कि मैं सिर्फ बॉयज से क्वेश्चन पूछूंगा, इट मींस मैं सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, सिर्फ बॉयज से पूछ रहा हूं, है ना। तो अगर मैं ये बोलूं कि मैं आपकी क्लास में आके किसी भी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ सकता हूं, तो किसी भी स्टूडेंट में तो कोई भी हो सकता है, तो किसी भी स्टूडेंट में एवरी स्टूडेंट फील कि मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, तो इक्वल चांस हुआ। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में इक्वल चांस नहीं होगा। इसको अलग अलग भी हम पढ़ते हैं, आपको पता है ना। जैसे हम प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी बात करते हैं, रैंडम सैंपलिंग, क्योंकि इक्वल चांस होगा। उसके बाद हम कौन सी पढ़ते हैं, रैंडम के सैंपलिंग के बाद के स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग पढ़ते हैं कि एकदम स्ट्रेटिफाइड, फिर हम उसका क्लस्टर बनाते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक सैंपलिंग पढ़ते हैं। ये सारी सैंपलिंग के बारे में बात करते हैं। फिर नॉन प्रोबेबल में बात करते हैं, जहां पे हमारा जजमेंट काम आता है, हमारा पर्पजिव, जजमेंटल, है ना, स्नोबॉल, ये सब बातें वहां पे होती है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे एक जो क्लस्टर है, यहाँ तो क्लस्टर हो गया गुच्छा सैंपलिंग, क्योंकि गुच्छा रैंडमली उठाते हैं, और वहां पे क्या होता है, कोटा सैंपलिंग नॉन प्रोबेबल में, याद करो। तो ये सारी चीज आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है एप्रोप्रिएट फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल चांस होगा, वो मात्रा पे डिपेंड करेगा, क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करता, जजमेंट पे काम नहीं करता प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एवरी सैंपल इक्वल चांस रखता है। इस बात को गौर से समझिए, हर एक सैंपल का इक्वल चांस है, क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, कोई यहाँ पे व्यक्तिनिष्ठता नहीं है। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल ठीक है। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन देखिए। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बायस इन सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स, बिकॉज, इसीलिए इसको बिकॉज लगा के पढ़िए, क्योंकि इसीलिए है क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वो हेल्प करती है रिड्यूसिंग बायस इन सिलेक्शन ऑफ सैंपल। रैंडमली सिलेक्ट करोगे, कोई भी सैंपल उठ सकता है, तो बायसनेस या पक्षपात तो हुआ ही नहीं, आपने सब्जेक्टिविटी लेके नहीं आया, क्वांटिटी पे बात कर रहे हो, तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और इसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, प्लीज इसको समझ के अच्छे से आ गया ना, आप मेरे को कमेंट में पक्का बताना कि बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो फिर बताना, फिर इसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मैं यहाँ पे दो चीज आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, आपका सेम सेशन में अलग अलग पारी में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। देखो, पहले पूछा गया क्वालिटेटिव रिसर्च कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज ए रिसर्च स्ट्रेटेजी दैट। अब दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं, देखिए क्या लिखा है, गुणात्मक अनुसंधान को ऐसी अनुसंधान रणनीति के रूप में समझा जा सकता है जो, ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं, सेकंड पारी में उसी सेशन में क्या पूछा गया, क्वांटिटेटिव, पहले क्वालिटेटिव पूछ लिया, फिर वो देखो क्या पूछा, क्वांटिटेटिव रिसर्च कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रिसर्च स्ट्रेटेजी दैट, मात्रात्मक अनुसंधान। अब देखिए इस तरह से क्वालिटेटिव का पूछा, सेकंड पारी में क्वांटिटेटिव का पूछा, तो बढ़िया क्वेश्चन है, कंपैरेटिवली स्टडी करके देखो आप। तो इसका देखिए क्या कह रहे हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज ए रिसर्च स्ट्रेटेजी दैट। क्वालिटी की बात होगी, गुणवत्ता की बात होगी, वहां कुछ बातें आप याद करो। जहां गुणवत्ता होगा वहां सब्जेक्टिविटी होगी, आपको पता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। वर्ड्स होगा, शब्दों में बात होगी, क्वालिटी की बात होगी, तो है ना। यहाँ पे इंडक्टिव की बात करते हैं हम, आपको याद है इंडक्टिव मतलब आगमनात्मक की बात करते हैं। यहाँ पे पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की बात करते हैं। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जैसे क्वालिटेटिव नाम आया तो इस तरह की चीज देखते हैं। चलो पहला कह रहा है इंटेल्स ए डिडक्टिव अप्रोच, देखो यहीं से गलत हो गया, डिडक्टिव नहीं है, इंडक्टिव है, अभी मैंने बताया आपको। क्वालिटेटिव में ये काट दीजिए, हैज इनकॉर्पोरेटेड द practices and norms of natural scientific model। ये क्या कह रहा है, नेचुरल साइंटिफिक मॉडल ये कहता है कि हम सैंपल में इकट्ठे करें और ठीक है सारे, और उनको सही से साइंटिफिक वे में करें तो 100% सच को जान सकते हैं, ये बात करता है। और ये बात करता है बेसिकली पॉजिटिविस्टिक, जबकि क्वालिटेटिव पोस्ट पॉजिटिविस्टिक होता है। ये जो बात कर रहा है ये क्वांटिटेटिव की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा, आराम से समझिए इस चीज को। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है embodies a view of social reality as constantly shifting emerging property of for individual creation। यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल क्रिएशन आ गया,
बिल्कुल, यानी कि वस्तुनिष्ठता नहीं आके व्यक्तिनिष्ठता आ गया। तो जहां व्यक्तिनिष्ठता आ गया, इंडिविजुअल की बात होने लग गई, पर्टिकुलर की बात होगी, तो वो क्वालिटेटिव होगा। तो यहाँ ये क्वालिटेटिव का सीधा सीधा ऑप्शन बन गया। और लास्ट वाला देखो ऑब्जेक्टिव रियलिटी आ गई, तो ये नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्टिव होता है यहाँ पे, तो क्वालिटेटिव में। कितने बढ़िया शानदार ऑप्शन बनाए हैं, कितना शानदार क्वेश्चन बनाया है, ये समझिए। ये थर्ड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। आप हिंदी में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल समझिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह की चीज खेली गई है। इसमें क्वांटिटेटिव की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं उसमें क्या बात की है, क्वांटिटेटिव की। देखिए अब वही चीज हम क्वांटिटेटिव के लिए जस्ट और बातें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव की जब बात करते हैं यानी कि मात्रात्मक की बात करते हैं, तो आपको पता है डिडक्टिव आता है ना, निगमनात्मक होता है इंडक्टिव की जगह, है ना, पॉजिटिविस्टिक होता है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक की जगह। यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी होती है, आपको ये पता है। यहाँ पे ये बोला जाता है कि 100% सच को माना जा सकता है अगर साइंटिफिक वे से काम करें। ये सब क्वांटिटेटिव में, मात्रात्मक में माना जाता है। चलो अब इसमें बात करते हैं, इसको एलिमिनेट करिए। देखो ये कह रहा है इम्बॉडीज ए व्यू ऑफ सोशल रियलिटी एज ए एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अब आप बताओ मुझे, क्वांटिटेटिव में ऑब्जेक्टिव होती है सब्जेक्टिव? हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया क्वांटिटेटिव में ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात होती है वस्तुनिष्ठता पे, क्योंकि वो डेटा पे काम करता है, नंबर्स पे काम करता है, वो क्वालिटी पे काम नहीं करता, वर्ड्स पे काम नहीं करता, सब्जेक्टिव पे काम नहीं करता, ऑब्जेक्टिव पे करता है। तो यही ऑप्शन हमें मिल गया ऑब्जेक्टिव रियलिटी से ही, यही ऑप्शन। बाकी ऑप्शन मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूं, देखना। एम्फेसाइज एन इंडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव नहीं है आपको पता है, अभी बात की है। क्वांटिटेटिव में डिडक्टिव होती है, क्वालिटेटिव में इंडक्टिव होती है, ठीक है। उसके बाद हैज रिजेक्टेड द प्रैक्टिस एंड नॉर्म्स ऑफ नेचुरल साइंटिफिक मॉडल। आप बताओ, ये नेचुरल साइंटिफिक मॉडल को रिजेक्ट नहीं करता, एक्सेप्ट करता है। ये कहता है कि अगर डेटा हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में है और 100% उसको सही से करें, 100% सच को जान सकते हैं, हम पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की बात करते हैं ना, तो ये रिजेक्ट नहीं करता। तो ये भी कट गया। देखो इम्बाइड व्यू ऑफ सोशल रियलिटी एज ए कांस्टेंट शिफ्टिंग इमर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल क्रिएशन। इंडिविजुअल यानी कि सब्जेक्टिव की बात होगी यहाँ पे, तो वो तो हमने क्वालिटी की बात करी, क्वालिटी में ऑप्शन से गया था, तो ये भी घट गया। तो देखिए दोनों क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए, किस तरह से ऑप्शन सेट किए गए, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इन चीजों को आप लिख के रखो। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का मैंने सेपरेटली वीडियो भी यहाँ बनाया हुआ है, आप देखोगे ना, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च बाय डॉक्टर मुकेश गोयल, इसी चैनल पे है, तो आपको मिल जाएगा प्रॉपरली, ठीक है, कि कहाँ सब्जेक्टिविटी है कहाँ ऑब्जेक्टिविटी है, वो आपको देखना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ आपको अगर याद है तो हम कई तरह की रिसर्च पढ़ते हैं, प्लीज थोड़ा सुनिए चीज को। हम फंडामेंटल रिसर्च पढ़ते हैं, ठीक है ना, याद है आपको। हम अप्लाइड रिसर्च पढ़ते हैं, हम एक्शन रिसर्च पढ़ते हैं, ठीक है, हम हिस्टोरिकल रिसर्च पढ़ते हैं, हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च पढ़ते हैं, और उसके साथ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च पढ़ते हैं। अब यहाँ दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग पारी में, एक बार क्रॉस सेक्शनल से और एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च से। मैं आपको एक कीवर्ड लिखाता हूं हमेशा, देखिए यहाँ क्या है, देखिए सर्वे रिसर्च ऑन ए सैंपल एट ए सिंगल पॉइंट इन टाइम। यहां देखिए सिंगल पॉइंट टाइम है, वन पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर मैं आपको बात करता हूं कि अगर वन पॉइंट ऑफ टाइम हो और जहां सैंपल कर रहे हैं, यानी कि सैंपलिंग साइट अलग अलग हो, है ना, इंडिविजुअल्स अलग हो और वन पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो वहां कौन सा होता है, क्रॉस सेक्शनल, वन पॉइंट ऑफ टाइम। कि मैं तो आज ही आया हूं, चाहे मुझे अलग अलग फील्ड से सैंपलिंग करा दो, आज ही सैंपल लेके जाऊंगा, तो वो कौन सा होता है, क्रॉस सेक्शनल। क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल। अब मैं इसी कीवर्ड से एक सेकंड क्वेश्चन सेकंड पारी में पूछा गया है ना, देखिए ये क्या क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। अब यहां देखिए, क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड, वहां था वन पॉइंट ऑफ टाइम, और यहां देखिए डिफरेंट टाइम पीरियड है, डिफरेंट टाइम पीरियड है, लेकिन इंडिविजुअल एक है। कि मान लो ये कोई खेत है और इसी से सैंपलिंग मुझे करनी है, ठीक है, और मैं आज 3 महीने में, फिर 3 महीने बाद करूंगा, फिर 3 महीने बाद करूंगा, प्री मानसून पोस्ट मानसून, यहाँ से सैंपल इकट्ठे करूंगा। यानी कि मेरा जो डिफरेंट टाइम पीरियड तो डिफरेंट है, लेकिन इंडिविजुअल मेरा सेम है। तो इस तरह को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य। तो आपको डिफरेंस समझ में आया क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल में। देखो ऑप्शन में इसमें क्रॉस सेक्शनल भी दिया हुआ है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, और उसमें भी देखो क्या है, उसमें देखो लॉन्गिट्यूडिनल भी दिया हुआ है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो याद रखना, ये कीवर्ड आप नोट कर लो, जहां सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम आए, वन पॉइंट ऑफ टाइम आता है, वहां होता है क्रॉस सेक्शनल, और जहां डिफरेंट टाइम आता है वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। वो एग्जाम्पल खेत वाला जो हम पढ़ते हैं वो याद करो, बहुत शांति से याद आ जाएगा, और बढ़िया क्वेश्चन है। कंपैरेटिवली देखो हर पारी में किस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है ए प्रोसेस इन विच साइंटिफिक रिसर्च एंड आइडियाज आर इवेल्युएटेड बाय एक्सपर्ट्स ऑफ द फील्ड इज कॉल्ड, क्या कह रहा है, वह प्रक्रिया जिसमें वैज्ञानिक शोध और प्रत्ययों का विषय के विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, विषय के विशेषज्ञ उस चीज का मूल्यांकन करेंगे जो आपने काम किया है, उसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड पीयर रिव्यू। क्या बोलते हैं इसको, याद रखना, इसको पीयर रिव्यू बोलते हैं, समकक्षी समीक्षा पीयर रिव्यू बोलते हैं। बहुत वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन है। आपसे पीयर रिव्यू ऐसा है ना, जब पेपर लिखते हो तो बहुत नाम सुनोगे, पीयर रिव्यू है ना, ये याद रखना। इसका थर्ड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, इसमें देखो, मैं एक कंसेप्चुअल रिव्यू भी उसमें ऑप्शन था, हम डिस्कस कर लेते हैं। पीयर रिव्यू, जनरल रिव्यू, इनमें डिफरेंस क्या है। अगर हम कंसेप्चुअल रिव्यू की बात करें तो कंसेप्चुअल रिव्यू क्या है, इज द इनिशियल आइडिया फॉर ए न्यू प्रोडक्ट और फीचर एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि अवधारणा समीक्षा एक नए उत्पाद या सुविधा और उसके कार्यान्वयन के लिए प्रारंभिक विचार है। यानी कंसेप्ट रिव्यू है इनिशियल जो आइडिया होता है किसी भी नए प्रोडक्ट और फीचर के लिए जो हमें इंप्लीमेंट करना है, उसका जो इनिशियल आइडिया होता है दैट इज कॉल्ड कंसेप्चुअल रिव्यू, ये याद रखना है, कंसेप्ट रिव्यू। उसके बाद पीयर रिव्यू जो हमने बात की, जो ऑप्शन का आंसर गया, इज द सिस्टम यूज्ड टू असेस द क्वालिटी ऑफ ए मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर इट इज पब्लिश्ड। सहकर्मी समीक्षा वह प्रणाली है जिसका उपयोग किसी पांडुलिपि के प्रकाशित होने से पहले उसकी गुणवत्ता का आकलन करने के लिए किया जाता है, कि आपका कोई मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश हो रहा है उससे पहले उसकी क्वालिटी चेक करना, दिस इज पीयर रिव्यू। और जनरल रिव्यू मींस साइट विजिट टू द प्रोजेक्ट साइट एट इंटरवल एप्रोप्रिएट टू द स्टेज, यानी कि सामान्य समीक्षा का अर्थ क्या है, चरणों के उपयुक्त अंतराल पर परियोजना स्थल पर या साइट का दौरा करना, इंटरवल के दौरों पे जाके देखना कि क्या काम हो रहा है, वो रिव्यू करना, ये जनरल रिव्यू होता है। तो प्लीज ये परेशान होने का टाइम नहीं है, चीजों का समझने का टाइम है। आराम से टिक के समझो चीजों को कि है क्या, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, तभी बात बनेगी, नहीं बात बिगड़ जाएगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम स्केल की बात करते हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल की बात करते हैं। आपको याद है, मैं आपको एक बॉक्स बना के समझाता हूँ ऐसे, है ना, वो याद आया, एक एग्जांपल लेके बहुत सिंपल तरीके से हम बात करते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा है नॉमिनल स्केल को किसके साथ मैच करोगे, यानी कि नामित या नाम मात्र के साथ। आपको पता है ये कैटेगरीज के बारे में बताता है सिर्फ और सिर्फ, है ना, मेल फीमेल नेम, इसके बारे में बताता है। तो ए के साथ मैं सीधा सीधा 3 को मैच कर दूंगा, और ए के साथ जैसे ही 3 को मैच करते हैं तो 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए। अब देखते हैं बी के साथ क्या मैच होगा। बी है हमारे पास ऑर्डिनल, यानी कि कर्मिक, ओल्डर वाला याद करो, ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल के साथ क्या मैच करोगे, प्लेस आइटम फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट और लोवेस्ट टू हाईएस्ट। ऑर्डर तो यही होता है ना, वस्तुओं को निम्नतम से उच्चतम क्रम में व्यवस्थित करना, ऑर्डर में लगाना, क्रम में लगाना। तो बी का 1 हो गया, सीधा सीधा हो गया, सीधा सीधा आंसर है। तो ए का 3, बी का 1, तो राइट ऑप्शन फर्स्ट ही हो गया, ठीक है। उसके बाद रेशियो स्केल की बात करते हैं, इनेबल्स रिसर्चर टू डिटरमाइन द प्रोपोर्शंस इजीली। बात ये किसकी कर रहा है, अनुपात की कर रहा है, तो अनुपातों का निर्धारण करने में सक्षम बनाना, सीधा सीधा रेशियो अनुपात। और इंटरवल क्या होता है, बीच का अंतराल, यानी कि प्रिसाइजली हाउ फार अपार्ट द आइटम्स आर, यानी कि एक आइटम दूसरे से कितनी दूर है, इंटरवल बताना। वस्तुओं के बीच सटीक अंतर को प्रदर्शित करना, ये अंतराल वाला हो गया। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ लेते हैं। अब मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं कई बार आपसे पूछता हूँ। आप बताइए एज्यूम जीरो किस में होता है और एब्सोल्यूट जीरो किस में होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, एज्यूम जीरो किस में होता है, और एक पूछ रहा हूं मैं एब्सोल्यूट जीरो किस में होता है, एब्सोल्यूट जीरो। आप मुझे आंसर करें कमेंट में, और प्लीज आप मैक्सिमम आंसर किया करो कमेंट में, तभी बात बनेगी। अगर टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा तो मजा नहीं आता, ठीक है। हर इंसान को अच्छा कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, और इस पे टू वे कम्युनिकेशन में हम सब कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत बेहतर है, सबके काम आ रहा है, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से निगमन की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम पहचानिए। डिडक्शन, जब भी डिडक्शन की बात होती है तो आपको डीजीपी याद आ जाता होगा। डिडक्शन में जनरल से पर्टिकुलर, यानी कि हम विशेष से नहीं सामान्य से विशेष की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे सामान्य ढूंढिए क्या है, सामान्य यहाँ पे थ्योरी है, थ्योरी तो जनरलाइज होती है, सबसे पहले ये होगा और उसके बाद हम विशेष पे जाएंगे। तो जैसे हमारे पास थ्योरी आती है, और थ्योरी आते ही तो देखो सी ऑप्शन सबसे पहले
ये कट गया और ये कट गया, हमारे पास 2 और 4 बच गया। उसके बाद क्या करोगे, जैसे आपने थ्योरी सोची कि ये थ्योरी है, उस थ्योरी के बेसिस पे क्या है, हाइपोथेसिस क्या करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होगा कि हम अवधारणा का या परिकल्पना का निर्माण करेंगे। बिल्कुल, सी के बाद ई आएगा और सी के बाद ई आती है हमारे पास सेकंड ऑप्शन हो गया। जैसे ही हम हाइपोथेसिस बनाएंगे फिर हमारा डेटा कलेक्शन होगा, फिर डेटा कलेक्शन से हम एनालिसिस पर क्या करेंगे तो फाइंडिंग आएगी, हमारा रिजल्ट आएगा, आ गया। ठीक है, उसके बाद हम जो हाइपोथेसिस हमने बनाई थी, परिकल्पना बनाई थी, उसको टेस्ट करेंगे तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग लास्ट में आ जाएगा। तो या राइट ऑप्शन सी ई ए डी बी विल बी द राइट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हर बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आगे पीछे करके अरेंज करवाने की कोशिश की जाती है, तो प्लीज अच्छे से किया करो, है ना, जल्दबाजी मत किया करो। ठीक है, चलो आगे बात क्वेश्चन की करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें ना गहराई ली गई है चीजों की, किसी ने ये कंसेप्ट दिया है, उस पे ये क्वेश्चन है ना। आंसर आप फट दी कर देते हो, लेकिन इस क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट समझना। इन क्वालिटेटिव रिसर्च द क्राइटेरिया दैट पैरेलल इंटरनल वैलिडिटी, गुणात्मक शोध में वह मानदंड जो आंतरिक वैधता के समानांतर चलता है। इंटरनल वैलिडिटी के समांतर क्या चलता है, आपको आंसर में बता देता हूं, क्रेडिबिलिटी चलता है। इंटरनल वैलिडिटी के पैरेलल, विश्वसनीयता यानी कि चलता है किसके, जो आंतरिक वैधता है उसके समानांतर। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी के क्या पैरेलल चलता है, ट्रांसफरेबिलिटी किसके पैरेलल है, ट्रांसफर, एक्स्ट्रा, यानी कि ये चीज बाहर भी ट्रांसफर हो रही है, तो यहाँ याद आ रहा है ना कि एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो मैं आपको एक टेबल बता देता हूँ, वो याद रखना, और नहीं समझ में आई है तो बताना। ये बहुत बढ़िया है, लिंकन और गुबा ने दिया। इंटरनल वैलिडिटी को हम किसके साथ मैच कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी के, यानी कि ये पैरेलल चलता है। तो मैच का मतलब ये कह रहा हूँ कि ये इसके पैरेलल है। अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल वैलिडिटी, तो है वो ट्रांसफरेबिलिटी के पैरेलल है। अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, वो किसके पैरेलल है, डिपेंडेबिलिटी के, याद रखना है। और ऑब्जेक्टिविटी किसके जो पैरेलल है, ये कंफर्मेबिलिटी के है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा चीजें गहराई से पूछी जाने लग गई है, तो प्लीज जो चीजें आप एकदम ट्रेडिशनल पढ़ रहे थे उससे थोड़ा अपडेट हो जाइए चीजों से, बहुत नीचे गहराई से जाने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चंस बहुत शानदार तरीके से पूछे जाने लग गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सैंपलिंग से लिया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है, सपोज ए रिसर्चर क्रिएटेड ए लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ एवरीबॉडी इन ए पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड selected every 10th name in order to get a list of participants comprising the sample. This type of sampling is called, कह रहा है एक शोधकर्ता ने लक्ष्य जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति के नामों की एक सूची तैयार की और प्रत्येक 10वें नाम का चयन करके प्रतिदर्श में शामिल प्रतिभागियों की एक सूची बनाई। प्रतिचयन के इस प्रकार को क्या कहा जाएगा। अब याद करिए, इसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक सैंपलिंग। क्या बोलेंगे, व्यवस्थित प्रतिचयन या सिस्टमेटिक सैंपलिंग बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, आपको याद है कि पहला नंबर हम जो भी उठाएंगे, कह रहे हैं उसका आगे 10वां, यानी सिस्टम से काम। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता रहता हूँ ना, कि जैसे मान लो 50 की पॉपुलेशन है, अब मुझे 5 सैंपल उठाना है और मैं 10 का इंटरवल रखूंगा। तो जैसे मान लो मैंने पहला उठाया, तो दूसरा 11वां, तीसरा 21वां, चौथा 31वां, पांचवा 41वां। मान लो मैंने पहले 5वां उठाया, 5वां, 15वां, है ना, 25वां, 35वां, 45वां, यानी कि देखिए 10-10 का गैप है, पहले नंबर पे डिपेंड कर रहा है, सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं। तो ये सिस्टमेटिक सैंपलिंग हो गया, है ना, समझ में आया वो एग्जांपल। तो आप मुझे अब एक आंसर भी कर दो, इतना मेरा भी हक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं। आप बताओ, ये प्रोबेबल सैंपलिंग है सिस्टमेटिक सैंपलिंग या नॉन प्रोबेबल, ये प्रायिकता है या गैर प्रायिकता नमूनाकरण है सिस्टमेटिक सैंपलिंग, आपको ये कमेंट में पक्का बताना है। ठीक है, आप बिल्कुल अपने एथिकल विचारों के साथ चलिए कि ठीक है मुझे आंसर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अपने आप से पूछिए, तब समझ में आएगा। ठीक है, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है, सब बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये बेसिकली उसी से आ गया, सैंपलिंग से। व्हेन ए रिसर्चर डिवाइड द एंटायर पॉपुलेशन इन ए सेक्शन इट इज कॉल्ड एज, जब कोई शोधकर्ता पूरी जनसंख्या को खंडों में विभक्त करता है तो उसको क्या कहते हैं। तो आपको याद करो, जब हम बात करते हैं, केले वाला एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल होगा क्लस्टर सैंपलिंग। क्या होगा, क्लस्टर सैंपलिंग होगा, यानी कि गुच्छा उठाना। और गुच्छा कब उठाएंगे, जब हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन साइज है और उसमें से इंटायर सेक्शन एक उठा लेते हैं, तो वो होता है क्लस्टर सैंपलिंग, है ना, गुच्छीय प्रतिचयन।
ठीक है, इसका राइट ऑप्शन सेकंड हो गया। याद आया क्या आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपको ये बताते हुए कि नॉन प्रोबेबल और प्रोबेबल से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। प्लीज ध्यान से समझो इस कंसेप्ट को, क्या बढ़िया से समझ में आ रहा है। अब इसका भी बता दो क्लस्टर सैंपलिंग किस में है, प्रोबेबल में या नॉन प्रोबेबल में, प्लीज। और आप जब लिखोगे ना आपका आंसर, तो आप ये मत सोचिए कि आप परेशान होगे, आपका कुछ चला जाएगा, नहीं, आपका नॉलेज है एनहांस होगा, आपका जो डर है, भय है, वो निकलेगा कि अच्छा मैं अच्छा ठीक है, कोई आके बताएगा कि ये ठीक है कि नहीं। आपस में पढ़ाई की बातें होनी चाहिए कमेंट में ना। और जब हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे काम करेंगे, डिवोट करेंगे, तो कितने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। दिक्कत तो कुछ रहेगी नहीं ना, बस वो दिक्कत ही तो नहीं रहनी चाहिए ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस इज ड्रॉन फ्रॉम द इम्प्लीकेशन ऑफ ए, संकल्पनात्मक परिकल्पना निम्नलिखित में से किस निहितार्थ से ली गई है। यानी कि कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस किस से लिया गया है? कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस कोई थ्योरी से ही लोगे, सीधी सी बात है, सिद्धांत। राइट ऑप्शन क्या आएगा इसका? थ्योरी विल बी द राइट ऑप्शन। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, एक कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस tells us what the concept means, while an operational hypothesis only tells how to measure it। यानी कि दो की बात करते हैं ना, एक कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस और एक ऑपरेशनल हाइपोथेसिस। ये कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस हमें बताता है व्हाट द कंसेप्ट मींस, इस कंसेप्ट का मतलब क्या है कंसेप्चुअल, जबकि ऑपरेशनल जो हाइपोथेसिस हमें बताता है हाउ टू मेजर इट, कि इसको मापना कैसे है, ऑपरेट कैसे करना है। ये ध्यान रखना इन शब्दों का, ठीक है। चलो, अब मैं कई 6 हम फॉर्म पढ़ते हैं हाइपोथेसिस की, कुछ याद कीजिए, इसके एग्जांपल याद कीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, इंपिरिकल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, है ना, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, लॉजिकल हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। दीज आर 6 मोस्ट कॉमन हाइपोथेसिस, है ना। इनके बारे में एक एक लाइन आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल जो हम समझते हैं वो भी आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं हाइपोथेसिस से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से समझना। क्वेश्चन है, when a particular statistics in a research situation is evidently declared to be significant है, ध्यान रखना, which of the following decision will be considered tenable। जब किसी शोध स्थिति में किसी विशेष आंकड़े को स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण घोषित किया जाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा निर्णय तर्क संगत माना जाएगा। जब आपको पता है सिग्निफिकेंट है, यानी कि वेरिएबल चेंज हो रहा है एक के बाद एक, सिग्निफिकेंसी का जब याद है ना आपको 5% और ये कुछ बात करते हैं, कुछ याद करो, तो आपको पता है जैसे ही सिग्निफिकेंट होता है तो जो नल हाइपोथेसिस होती है, एच नोट होती है, वो रिजेक्ट हो जाएगी, है ना। ऐसा ही होता है जब सिग्निफिकेंट होती है तो। और जैसे ही नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो आपको पता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, वो एक्सेप्ट हो जाती है, ये पता ही है। तो ऑप्शन में चूज कर लो, इतनी सी बात है। चलो, पहला कह रहा है नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, ये तो हमने बात ही की है, सिग्निफिकेंट है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, पहला सही। दूसरा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट, जैसे ही नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है, दो ठीक हो गए। तीसरा, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, नहीं, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट, नहीं, नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, ये भी काट दो। और नल हाइपोथेसिस अलोंग विद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर एक्सेप्ट, दोनों एक साथ एक्सेप्ट नहीं हो सकती, ठीक है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट तभी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। तो राइट ऑप्शन ए और बी विल बी द राइट ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप हैंडल कर लेते हैं बहुत आराम से, हाइपोथेसिस से, परिकल्पना से क्वेश्चंस आते हैं। अब मुझे आप प्लीज एक बार ये बता दो, अल्फा और बीटा एरर पढ़ते हैं हम, है ना, टाइप 1 और टाइप 2 एरर भी पढ़ते हैं। जब भी बेसिकली इसका ख्याल आता है किसका, हाइपोथेसिस का, तो टाइप 1 और टाइप 2 एरर की हम बात करते हैं, अल्फा या बीटा एरर के बारे में। तो आप इसके बारे में कितना जानते हैं, आप मुझे एक बार बता तो दीजिए प्लीज, कितना जानते हैं। इतना तो मेरा हक है कि नहीं कि मैं आपसे पूछूं कि कितना जानते हैं, है ना, क्या हक है सर, पता नहीं। अगर आप नहीं समझते तो आप मत आंसर करो, अगर समझते हो कि हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, आप समझते हो कि आंसर करना चाहिए तो करिए, ठीक है। तो प्लीज इससे चीजें ठीक ही होगी, खराब कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, if a researcher want to select a sample from a population such that each member in the population of interest has an equal chance of being selected in the sample,
द रिसर्चर इज फॉलोइंग। क्या कह रहा है? यदि एक शोधकर्ता जनसंख्या से प्रतिदर्श का चयन इस प्रकार से करना चाहता है कि लक्ष्य जनसंख्या में प्रत्येक सदस्य को प्रतिदर्श चयन में समान अवसर प्राप्त होता है, तो इस शोध का प्रतिदर्श चयन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? मतलब इक्वल चांस, एवरी सैंपल हैव द इक्वल चांस। तो सीधा सीधा है, रैंडम सैंपलिंग हो जाएगी सर, इतना टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है, यादृच्छिक हो जाएगी, है ना। ये बाकी जो है कोटा सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग और पर्पजिव सैंपलिंग, ये सारी की सारी आपको पता है नॉन प्रोबेबल है। अब तो लिख लो कि कौन सी प्रोबेबल है, कौन सी नॉन प्रोबेबल है, इतनी बात बता दी आपको। ये सारी की सारी गैर प्रायिकता वाली है, जहां पे एवरी सैंपल डोंट हैव द इक्वल चांस। और अभी हमने बात की थी, जब ये वाली आती है नॉन प्रोबेबिलिटी, गैर प्रायिकता वाली, तो क्या होगा? क्वालिटेटिव में यूज करेंगे ज्यादा, है ना। और जो रैंडम वगैरह होगी वो किस में करेंगे? क्वांटिटेटिव में। ये सब कंसेप्ट आप जोड़ पा रहे हो ना बिल्कुल अच्छे से? एक बार ये कंसेप्ट समझ लोगे ना, हर यूनिट में, ज्यादा नहीं है, 40-50 कंसेप्ट ऐसे होते हैं, कंसेप्ट वो आप जोड़ लो, फिर बार बार भागने की जरूरत ही नहीं है कहीं पे भी। आप बढ़िया से उन कंसेप्ट को पढ़िए, रिवाइज करिए और चीजें हो जाएगी ठीक। हम क्या करते हैं, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जो भी बता रहा है, और ओवरलोडेड ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है, और इतनी ज्यादा ओवरलोडेड ऑफ इंफॉर्मेशन होने की वजह से हम चीजों को रिटेन ही नहीं कर पाए, और रिटेन नहीं कर पाने से अप्लाई नहीं कर पाए। अब आपको, आपका क्षमता तो है कि मैं 10 किलो वजन उठाऊं, अब आपको मैं 1 क्विंटल वजन उठा के चलूंगा तो नीचे दब के गिर जाओगे, सीधी सी बात यही है ना। तो जितना हम रिटेन कर पाए चीजों को, जितना रिटेन करेंगे, रिमेंबर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तभी चीजों को अप्लाई करने सीखेंगे ना। आप थ्योरी पढ़िए मत, सिर्फ थ्योरी को, अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ लिया, लेकिन उसको जीवन में अप्लाई करिए कि अच्छा ऐसे चीजें करनी है, ऐसे करनी है, ये अप्लाई। कुछ चीजें लीनियर नहीं चलती, वो तो क्रिटिसिज्म वहां भी होता है, लेकिन हम अपने आप को तो मैनेज करें ना, कि कितना चीजें मैं कर सकता हूँ, कितना मुझे आना चाहिए, है ना। ये आप डिसाइड करोगे ना। वो पढ़ा रहा है वहां पढ़ लिया, मैं पढ़ा रहा हूँ वहां पढ़ लिया, ये पढ़ा रहा है वो पढ़ा लिया, इतना सारा इन्फॉर्मेशन हो गई इकट्ठी। अब क्या करोगे इस इन्फॉर्मेशन का जब रिटेन ही नहीं कर पाए? ठीक है, तो बी सिलेक्टिव, है ना। थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करिए कि मुझे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। अब आप ये मानते हो कि मैं आज ही रिसर्च कर लूँ सब कुछ, है ना, हर टॉपिक पे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पीएचडी करने में एक टॉपिक में ही बहुत टाइम लगता है, आपको पता है ना। तो आप पहले एग्जाम के लिए तो तैयार हो जाइए ना, पास के लिए तैयार हो जाइए, पहले नेट के लिए अपने आप को तैयार, जेआरएफ के लिए तैयार कीजिए कि हाँ अब मैं ये कर लूंगा, फिर बात होती है। पहले एग्जाम क्लियर करिए, फिर रिसर्च करिए। तो पहले कंसेप्ट को उनको समझिए, इकट्ठा करिए कि इस यूनिट में कितने कंसेप्ट है, इस यूनिट में कितने हैं, ये है, फिर रिवाइज कीजिए, हो जाएगा सिलेक्शन, कंटिन्यूटी करिए। बात समझ रहे हो? बस सिलेक्शन के लिए यही चीजें जरूरी है, और बाकी ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत अलग करना पड़ता है, बस अलग सोच के अलग तरीके से काम करना पड़ता है इसी टाइम पीरियड में, वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो चीजें खराब होगी, है ना, और होती आ रही है, अभी आप समझ ही रहे हो। ए स्टूडेंट कमिट्स लेवल 2 प्लेगरिज्म while submitting thesis or dissertation as per UGC regulation, the student shall be, एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार अपने शोध प्रबंध या लघु शोध प्रबंध में साहित्य चोरी के स्तर 2 का अपराध करता है, तो उसके अंतर्गत विद्यार्थियों को कैसे दंडित किया जाएगा? आपको पता है हम लेवल 0 से स्टार्ट होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ये 4 लेवल होते हैं। लेवल 4 नहीं होता है, लेवल 0 से लेवल 3 तक टोटल 4 होते हैं, ये याद रखना। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब इसने लेवल 2 का प्लेगरिज्म कर दिया है, तो उसको आपको पता है 1 साल का, 1 ईयर का बोला जाएगा भी, इसको ठीक करके। हाँ, तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा पीरियड ऑफ 1 ईयर लिखा हुआ है ना। डिबेट फ्रॉम द सबमिटिंग ए रिवाइज स्क्रिप्ट है फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित पांडुलिपि जमा कराने से वर्जित कर दिया जाएगा कि आप 1 वर्ष के लिए करके आइए, इसको ठीक को करके आइए। अगर लेवल 1 होता तो 6 महीने के लिए हो जाता, ठीक है। लेवल 0 होता तो माफ होता, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये याद रखना। आपसे ये भी पूछा लेते हैं कि कितना माफ किया गया है। जैसे अगर सिमिलर, ये लेवल 0 है, ये वाला है ना, लेवल लेवल 0 है, यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, यानी कि 10% तक अगर प्लेगरिज्म है, यानी 10% तक सिमिलरिटी है तो कोई इश्यू नहीं है ना। अगर सिमिलर लेवल 1 है जिसमें 10 से 40% है, लेवल 2 है 40 से 60% है, और लेवल 3 है 60% और उससे अबव है, तो ये लेवल 3 हो जाएगा। तो अगर लेवल 0 है तो कोई बात नहीं, है ना, चल जाएगा। लेवल 1 है तो आपको क्या करा गया, 6 महीने के लिए आपको एक्सीडिंग 6 मंथ, लेवल 1 में 6 मंथ है, लेवल 2 में 1 ईयर है, ठीक है ना, 1 साल है, और लेवल 3 कर दिया तो आप क्या करेंगे? आपके साथ कुछ कर ही नहीं रहे आप, तो पढ़ लीजिए जाके, जाओ, ठीक है ना। लिखा हुआ है ना, सच स्टूडेंट शैल बी गिवन एनी मार्क एंड क्रेडिट फॉर सच स्टूडेंट शैल नॉट, ये नॉट मत बोलना,
such student shall not be given any mark or credit for the plagiarized script and his registration for that course to be cancelled। रजिस्ट्रेशन तो ध्यान रखना, इस लेवल का प्लेगरिज्म मत कर देना कि रजिस्ट्रेशन ही गायब हो जाए, कैंसिल हो जाए। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये ध्यान रखा करो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, नोट कर लिया करो साथ साथ, अगर बढ़िया लगे बात तो। आगे क्वेश्चन है, द रिसर्च मेथड विच फोकस ऑन एस्टेब्लिशिंग कैजुअल रिलेशनशिप विद कंट्रोल अमंग वेरिएबल इंडिपेंडेंट मॉडरेट एंड डिपेंडेंट इज कॉल्ड। तो जैसे ही बात आती है वेरिएबल्स की, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की, और वहां कंट्रोल करने की बात आती है, तो आपको लैब की याद आती होगी। लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, कंडीशन को कंट्रोल करते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो दिस विल बी द एक्सपेरिमेंटल मेथड। यहाँ आया आपको कॉज एंड इफेक्ट। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए, मैं इतनी बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप मुझे बताइए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको स्वतंत्र चर बोलते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम आश्रित चर बोलते हैं। मुझे बताइए इसमें इफेक्ट कौन सा है, प्रभाव कौन सा है, इफेक्ट कौन सा है, ये आपको बताना है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में। सिंपल क्वेश्चन है, बता दोगे, मुझे पता है बता दोगे आप, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ यहाँ पे आपको रिसर्च दी हुई है, जैसे केस स्टडी के बारे में है ना, और ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, आपको मैच करना है, यानी कि प्रकरण अध्ययन, प्रेक्षणात्मक शोध, अनुदैर्ध्य शोध और प्रयोगात्मक शोध। तो केस स्टडी की बात करते हैं, और केस स्टडी की जब भी बात हो ना तो इन डेप्थ शब्द देख लिया करो, है ना, कि आपको गहराई में जाके गहन अध्ययन करना है, केस को अध्ययन करना। तो केस स्टडी, मेरे को थर्ड सीधा सीधा दिख रहा है, इन डेप्थ स्टडी ऑफ ए सिंगल और ए फ्यू इंडिविजुअल, यानी कि ए का 3 है इन डेप्थ, और जैसे ए का 3 आया तो सिर्फ और सिर्फ इसी लास्ट ऑप्शन में ही है, देखिए, और फोर्थ ऑप्शन बन गया। ए का 3, बी का 2 है, यानी कि ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में सीधा सीधा स्टडी ऑफ बिहेवियर इन देयर नेचुरल सेटिंग विदाउट इंटरवेंशन। ये अलग से भी क्वेश्चन हमने शुरू में बात की थी, कभी याद करो, यानी कि किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं कर सकते आप, नेचुरल कंडीशन में ऑब्जर्व करोगे। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि स्टेटमेंट में पूछा गया था कि ऑब्जर्वेशन में मैनिपुलेट कर सकते हैं, नहीं, उसको काट दीजिए, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। और लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी हम अभी करके आए हैं थोड़ी देर पहले, है ना, स्टडी विद ए ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट इन ऑब्जर्व मेजर्ड ओवर टाइम, है ना, ये लॉन्गिट्यूडिनल हो गया। और एक्सपेरिमेंटल में मैनिपुलेशन वाली बात हो जाएगी, देखिए, एक्टिवली मैनिपुलेट करना, है ना, कंट्रोल्ड वेरिएबल, ये सब बात हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, सारी रिसर्च के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूँ, बढ़िया से 2 वे कम्युनिकेशन करिए। बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा, क्या और बातें पढ़नी है, आप डिस्कस करेंगे, तभी मैं आपसे आपके लिए टॉपिक्स लेके आता रहूंगा, बात करते रहेंगे, डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। जब तक पता नहीं चलेगा, यानी कि प्रॉब्लम पता होना चाहिए, तभी सॉल्यूशन होगा ना, ठीक है, बढ़िया से बात करते रहिए। और अब मैं आपको बता देता हूँ, अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, प्ले स्टोर पे अपनी मोबाइल ऐप है दैट इज SWMG, और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको ऐप यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे हम कंप्लीट पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश माध्यम में पढ़ते हैं, पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस और एजुकेशन, और इस सेशन के लिए क्रैश कोर्स भी है, आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं, सबका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा खुश रहें, अपने चित्त को शांत रखें, बी काम, बी रिलैक्स, सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया होगा, बस फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, बी फोकस्ड, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हैप्पी, बहुत बहुत धन्यवाद।